हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन। लास्ट सेशन में हमने जो नेशनल कन्वेंशन है उसका रूल किया एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लास्ट फेज है जिसको रूल ऑफ डायरेक्टरी कहते हैं, हम ये करेंगे कैसे रूल ऑफ डायरेक्टरी है ये फॉर्म होती है। एंड इसी टाइम पीरियड में जो नेपोलियन बोनापार्टी है उनका राइज होता है, वो इसके बाद कैसे अपने आप को एक काउंसलर बना लेते हैं, फिर उसके बाद डिक्टेटर बना लेते हैं। तो पहले रूल ऑफ डायरेक्टरी क्या है? जब नेशनल कन्वेंशन है वो डिसमिस हो जाती है, उन्होंने अपने थर्ड ईयर का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था और उसके बाद अपने आप को डिसॉल्व कर कर वो नई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नई फॉर्म बनाती है जिसको डायरेक्टरी कहा जाने लगा। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के अकॉर्डिंग काम हुआ, फिर नेशनल काउंसिल आती है, नेशनल कन्वेंशन होती है, फिर उसके बाद आती है डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी क्या थी? डायरेक्टरी ने रूल किया है फ्रॉम 27 अक्टूबर 1795 टू 10 नवंबर 1799। तो इन्होंने 4 इयर्स के लिए रूल किया। नेशनल कन्वेंशन ने 3 इयर्स के लिए अपना एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन किया था। तो जो फ्रांस है, फ्रांस में मोनार्की खत्म हो गई थी, तब रिपब्लिक में कैसे जो पावर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, डायरेक्टर्स के पास आने स्टार्ट हो जाती है। जब रूल ऑफ डायरेक्टरी स्टार्ट होता है, जब डायरेक्टरी सत्ता में आती है, एडमिनिस्ट्रेशन रन करना स्टार्ट करती है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम था क्योंकि कंट्री इस टाइम डेस्पोटेंट थी, सिक थी, ब्रोकन थी, क्योंकि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरफ से डिस्टर्बेंस थी। हमने रेन ऑफ टेरर किया जिसमें सिविल वॉर तक होने का डेंजर्स हो जाता है। अगर कोई भी पर्सन रेवोल्यूशन के अगेंस्ट कुछ भी बोलता था तो उसको जेल कर दिया जाता था। इस तरह रेवोल्यूशन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो पाता था। उसके बाद रॉबेस्पायर है, उनको खुद जेल किया जाता है। तो उसके बाद जो इकोनॉमी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, इसीलिए नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होना स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम पीरियड था जिस टाइम पब्लिक है वो सफर कर रही थी फ्रॉम लिमिटलेस मिजरी। तो इसका मीनिंग हो गया उसकी जो प्रॉब्लम थी वो खत्म नहीं हो रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, हंगर की, पॉवर्टी की, इन्फ्लेशन, तो वहां पर प्राइसेस है नेशनल कमोडिटीज के वो भी कम नहीं हो रहे थे। और जो आम पब्लिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रही थी। और सेकंड तरफ जो रिच पर्सन थे वो क्या कर रहे थे? वो डिफाइड एवरी मेजर ऑफ मोरालिटी, तो वो अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लोग मर रहे थे तो वो इससे एंजॉय कर रहे थे, उनका मोराल भी खत्म हो चुका था। तो इस क्रिटिकल टाइम पीरियड में डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी रूल करती है। जो इंटरनल सिचुएशन होगी, एक्सटर्नली वहां पर पोस्ट वॉर ऑफ क्लूजन चल रही है जिसमें जितने भी फ्रांस के अगेंस्ट कंट्री थी, जो पावरफुल कंट्री थी, वो फ्रांस पर अटैक कर रही है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से डिस्टर्ब था। एंड इसी टाइम पीरियड में जो पेशेंट थे वो अपने लैंड पर राइट्स है इनको स्ट्रेंथ कर रहे थे। वो कहते थे कि हमको लैंड मिल जाए, लैंड पर हमारा राइट होना चाहिए, लेकिन उसको इनसे कोई मीनिंग नहीं था कि वहां पर मोनार्की चल रही है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है। उनको सिर्फ अपने राइट्स का पता था, अपनी लैंड का पता था। तो लोग सेल्फिश हो गए थे। फिर भी वो कहते थे कि हम सच्चे सपोर्टर है रेवोल्यूशन के। तो हर एक पर्सन सेल्फिश बन चुका था। इस तरह की सिचुएशन में डायरेक्टरी रूल करना स्टार्ट कर देती है। तब जब डायरेक्टरी का रूल स्टार्ट होता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ थर्ड ईयर का बनाया जाता है, जो नेशनल कन्वेंशन है इसने बनाया था, उन्होंने कहा था आगे से जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी ही क्या करेगी? इसको एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगी। तो फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईयर थर्ड 1795। तो इसमें क्या क्या फीचर्स थी? फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टी बेस्ड फ्रेंचाइज, मीनिंग जो फ्रेंचाइज है वो किसके ऊपर बेस्ड होगी थी? प्रॉपर्टी बेस्ड हो गई थी। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोट देने का भी राइट नहीं था। जो
1793 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसमें लोगों को अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर राइट दिए गए थे। तो जब दोबारा से कंजर्वेटिव रूल में फेथ करने लगी, प्रॉपर्टी बेस्ड फ्रेंचाइज है उसका रूल स्टार्ट हो गया एंड बाइकैमरल पार्लियामेंट है इसको एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिसमें 500 मेंबर थे एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसमें 250 मेंबर थे। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी यही है पार्लियामेंट में बिल को टेबल कर सकती थी, लेकिन इसके लिए जो कंपल्सरी था ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसकी अप्रूवल भी होनी चाहिए। तो वहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, इसको डेवलप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। देन एग्जीक्यूटिव बॉडी इस्टेब्लिश विद 5 डायरेक्टर्स। तो जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता था इसमें एक ही हेड होता था। जब रॉबिस्पायर है वो हेड बनते हैं तो रेन ऑफ टेरर का टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है, वो डिक्टेटर बन जाता है। वो जैकोबिन ग्रुप का था, लेकिन उसने क्या कर दिया, जो पर्सन भी रेवोल्यूशन के अगेंस्ट थे उनको मार दिया, तो आम लोगों को मार दिया गया, वो डिक्टेटर बन गया। इसीलिए उन्होंने अब क्या किया, एक पर्सन की जगह 5 डायरेक्टर्स हैं इनका रूल इस्टेब्लिश कर दिया। उन्होंने कहा अगर 5 डायरेक्टर्स होंगे तो 5 डायरेक्टर्स क्या करेंगे, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करेंगे, जिस वजह से डिक्टेटरशिप नहीं बन पाएगी। तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी इसको बहुत सारी पावर्स भी दी गई थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन मेनली एग्जीक्यूटिव बॉडी है यही देख रही थी। इनके पास कौन कौन सी पावर थी। फर्स्ट वन इज राइट टू इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। जो भी पार्लियामेंट लॉ पास करती थी ये इन्फोर्स कौन करती थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी करती थी। लेकिन इनको लॉ इनेक्ट करने का, लॉ बनाने का कोई राइट नहीं दिया गया था। और इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी वो जो भी देशद्रोह करता था, जो भी ट्रेटर्स होते थे उनको अरेस्ट कराने के लिए ऑर्डर भी दे सकती थी। एंड जो आर्मी थी, आर्मी भी एग्जीक्यूटिव के अंडर थी। पावर टू अपॉइंट आर्मी चीफ्स, आर्मी चीफ अपॉइंट करती थी, कमांडर इन चीफ भी एग्जीक्यूटिव बॉडी ही अपॉइंट करती थी। और उसके अलावा जब फॉरेन कंट्रीज में अगर कोई पीस पैक्ट है वो साइन करना है या फिर वॉर को डिक्लेयर करना है तो वो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी ही करती थी। तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और इसके अलावा इनको जो सीक्रेट पॉलिटिकल पैक्ट्स हैं विद फॉरेन कंट्रीज वो भी साइन करने का राइट दिया गया। मीन्स अगर जे किसी कंट्री के साथ पॉलिटिकल ट्रीटी करते हैं, अगर उसके लिए जे कुछ भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो इनको राइट दिया गया। लेकिन इनके पास इकोनॉमिक राइट नहीं थे, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो लोगों की इम्प्रूव नहीं हुई, जिस वजह से ये क्या होती है, अपने ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव नहीं कर पाती। फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये चलती जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 10 इयर्स के लिए चलती है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो 5 डायरेक्टर्स थे और जो मेंबर्स थे वो क्या हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, जिस वजह से डायरेक्टरी है फॉल कर जाती है। तो इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, जो नेपोलियन बोनापार्टे हैं इनका राइज होता है। तो ये एक यंग मैन जो छोटी सी एज के थे इनका उदय होता है। ये आर्मी के लेफ्टिनेंट थे और उसके बाद जो कमांडर इन चीफ भी बन जाते हैं। डायरेक्टरी की नजरों में आ जाते हैं कि जिस सबसे अच्छे पर्सन है जिसने बहुत ज्यादा सेटलमेंट्स की हैं फॉरेन कंट्रीज में, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी इसमें सबसे ज्यादा नेपोलियन बोनापार्टे का रोल है जिससे सेटलमेंट हो सकी है। ऑस्ट्रिया जो बहुत ही पावरफुल कंट्री थी जिसने बहुत ज्यादा वॉर लड़ी है फ्रांस के अगेंस्ट, इसमें भी ऑस्ट्रिया को हराने के लिए जो बोनापार्टे है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप लेते हैं। तो बोनापार्टे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसी टाइम पीरियड में नेपोलियन बोनापार्टे हैं इनका राइज हो जाता है। और इस वजह से जब 1799 को डायरेक्टरी खत्म होती है उसके बाद कॉन्सुलेट का रोल है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो अपने आप को फर्स्ट कॉन्सुलेट है वो डिक्लेयर कर देते हैं। जो नेपोलियन बोनापार्टे थे जे बोर्न हुए थे 15 अगस्त 1769 को इन क्रोसिका जो फ्रांस में थी और जे एक नोबल फैमिली में
इनका जन्म होता है। जी नोबल फैमिली में क्यों? क्योंकि इसके फादर थे वो लॉयर थे एंड वो किंग लुई 16 के टाइम कोर्ट में अटॉर्नी भी थे, तो इनके पास पहले से ही पावर थी। तो जो नेपोलियन बोनापार्टे थे, नेपोलियन बोनापार्टे मिलिट्री स्कूल में ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद वो अकेडमीज हैं उनको ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें आर्टिलरी है। आर्टिलरी में वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो बहुत ही अच्छे सोल्जर होते हैं। एंड 1791 में क्या होता है, उनको फर्स्ट लेफ्टिनेंट है वो अपॉइंट किया जाता है टू द 4th रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। तो इस तरह आर्टिलरी में इनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिली हुई थी, ट्रेनिंग थी, जिस वजह से जो लेफ्टिनेंट है वो अपॉइंट हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे जो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर करते हैं, जीत जाते हैं, तो जो कमांडर भी बन जाते हैं आर्मी का। जब उसके बाद ब्रिटेन के अगेंस्ट जाते हैं तो इसको कमांडर इन चीफ बनाया जाता है। तो ही बिकम कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ द इंटीरियर एंड रिस्पेक्टेड एडवाइजर ऑफ मिलिट्री मैटर्स टू द न्यू गवर्नमेंट, जिसको हम डायरेक्टरी कह रहे हैं। तो डायरेक्टरी की पॉलिटिकल मैटर्स में सबसे बढ़िया एडवाइजर नेपोलियन बोनापार्टे को माना जाता है। तो इनकी हाइट बहुत छोटी थी, लेकिन जब ये काम करते थे तो अपनी आर्मी को बूस्ट अप कर देते थे। जिस टाइम जे आर्मी में ज्वाइन करते हैं, जिस टाइम जे फॉरेन एक्सटर्नल इन्वेजन है इनके अगेंस्ट जाते हैं, उस टाइम इनकी आर्मी थी उनका जो मोराल है बहुत ज्यादा डाउन हुआ था, तो इन्होंने ही बूस्ट अप किया था। तो जो इटालियन कैंपेन है उसमें नेपोलियन कैसे रोल प्ले करते हैं, तो ही बूस्ट अप द मोरल ऑफ हिज आर्मी बाय बुलेटिन। जो आर्मी है वो लड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले जब वॉर होती है उसमें आर्मी हार जाती है। ऑस्ट्रिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री थी, तो बुलेटिन मीन्स वो अपनी स्पीच देते हैं, बताते हैं, जिससे आर्मी है, आर्मी में जो फीलिंग आती है कि हमको भी कुछ वर्थी करना है, अदरवाइज हम ऐसे वापस घर नहीं जाएंगे। तो जो आर्मी है, आर्मी को बूस्ट करने का काम नेपोलियन ने किया। नेपोलियन जंग एज के थे, अपनी टीम में सबसे छोटे थे। जो इनके ऑफिसर थे वो बहुत सीनियर थे, लेकिन जब नेपोलियन है कमांड संभालते हैं उसके बाद से अपनी आर्मी के हीरो बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक करके बहुत सारी जो लड़ाइयां हैं वो लड़ते हैं और इसमें अपनी आर्मी को जीत भी दिलाते हैं, जिस वजह से नेपोलियन है इनको फ्रांस में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो वो अपनी आर्मी है, आर्मी का मोरल बूस्ट अप करते हैं। तो इनकी इनविंसिबल वैल्यू और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज को देखकर सभी इसके फैन हो जाते हैं, अपना ब्रेव सोल्जर है वो मानने लग जाते हैं। तो इस टाइम में जो नेपोलियन बोनापार्टे थे वो क्या बन जाते हैं, लिटिल हीरो ऑफ हिज आर्मी। तो वो बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ती है। तो जो पहले ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को एट डोगी इस प्लेस पर डिफीट कर देते हैं, और उसके बाद वो सरदीना है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें भी वो पीस पैक्ट है इसको साइन करते हैं। फिर सीवी एंड नाइस है इसमें जाते हैं, तो वहाँ के जितने भी एरिया हैं उसमें पीस पैक्ट साइन करते हैं, वहाँ पे टैक्स इम्पोज करते हैं, बहुत सारी अमाउंट है, स्विस फ्रैंक्स है, एंटिक गुड्स है एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो सब ले लेते हैं। और उसके बाद वो जो ऑस्ट्रिया के बहुत सारे रीजन्स हैं उनको डिफीट करते हैं। ऑस्ट्रिया की जो आर्मी है एक जगह पे डिफीट होती है, तो ऑस्ट्रिया ने बहुत सारी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। ऑस्ट्रिया है इतनी जल्दी हार नहीं मानती है। तो उसके बाद 10 मई 1796 को लोडी ब्रिज बैटल होती है, जिसमें ऑस्ट्रिया के साथ फिर जे नेपोलियन बोनापार्टे है उसमें भी जीत जाते हैं। फिर उसके बाद जे ऑस्ट्रिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 15 मई को जे अपनी मिलियन प्लेस है वहां पर पहुंचते हैं, जो ऑस्ट्रिया की कॉलोनी था तो उसको रिलीज करा लेते हैं। इस तरह जे ऑस्ट्रिया की आर्मी है उसके रीजन्स है उनको कम करते जाते हैं। एंड 2 फेब 1797 को मोन्टा है जो इटली में था, जो ऑस्ट्रिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था, उसको भी कब्जा कर लेते हैं, उसमें जीत जाते हैं। एंड इस तरह ऑस्ट्रिया है उसके रीजन को एक एक कर जीतना स्टार्ट कर देते हैं।
तो इसमें जब इटालियन कैंपेन होती है, नेपोलियन बहुत ही करेज के साथ जाते हैं, इसकी आर्मी भी बूस्टअप थी, तो जो ऑस्ट्रिया के साथ बहुत ज्यादा बैटल्स में लड़ रही है और जीतते जाते हैं। तो इस तरह ऑस्ट्रिया की हार होती जा रही है। और इसके साथ ही जब फर्स्ट वॉर ऑफ कोलिजन है वो कैसे खत्म होती है, तो 7 अप्रैल 1797 को जो नेपोलियन बोनापार्टे हैं वो ल्यूबिन प्लेस पर पहुंचते हैं, जिससे ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ओनली 100 माइल्स दूर थी। और उसी टाइम जो डायरेक्टरी चाहती थी कि फ्रांस में लॉ एंड ऑर्डर है, पीस है, वो मेंटेन हो। वहां पर इंटरनली भी सिविल वॉर चल रही थी, इसीलिए वो चाहती थी जो ऑस्ट्रिया है इसके साथ पीस पैक्ट है वो साइन हो जाए। एंड इसी टाइम में जो ऑस्ट्रिया है वो भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, इसीलिए 18 अप्रैल 1797 को प्रिलिमिनरी पैक्ट है वो साइन किया जाता है। इसमें आगे डिस्कशन की जाएगी, लेकिन इसी बीच जो नेपोलियन है जो अदर एरियाज हैं वहां पर अटैक अपना कंटिन्यू करते हैं। एंड फाइनली 17 अक्टूबर 1797 को जो फर्स्ट कोलिजन की वॉर है वो खत्म हो जाती है। एंड जो ऑस्ट्रिया है, जो ऑस्ट्रिया की नीदरलैंड थी, अदर प्लेसेस थे जहां पर नेपोलियन जीत जाता है, वो अपनी टेरिटरी नेपोलियन को दे देती है। इस तरह जो फर्स्ट कोलिजन की वॉर होती है वो खत्म हो जाती है। एंड इसके साथ अदर कोलिजन की वॉर है, 5 और 6 कोलिजन वॉर्स होती हैं, वो भी कंटिन्यू रहती हैं, तो वो बाद में स्टार्ट होती हैं नेपोलियन के फुल टाइम पीरियड में। जब नेपोलियन हारता है उस टाइम भी कोलिजन वॉर होती है, उसी में जे लास्ट अपनी बैटल में हारता है। तो जो नेपोलियन है इस टाइम जे जीत जाता है, फर्स्ट वॉर है इसको खत्म कर देता है। तो आज हमने राइज ऑफ नेपोलियन किया और रूल ऑफ डायरेक्टरी स्टार्ट किया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फॉल ऑफ डायरेक्टरी, जिसके साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो खत्म हो जाती है और कॉन्सुलेट है उसका रूल स्टार्ट हो जाता है। होप सके आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।